चलो, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया था। जीडीपी ग्रोथ इधर इधर बाद में देखना। ऑब्जेक्टिव हो गए थे, जीडीपी ग्रोथ का हो गया था कि भैया गवर्नमेंट बजट ध्यान देता है जीडीपी ग्रोथ में, कौन से सेक्टर मतलब किस चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े ताकि जीडीपी ग्रोथ हो। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लिया था, कौन सी जगह पर रिसोर्सेज को लगाने की जरूरत होती है नहीं होती। फिर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स की कितनी जरूरत है वो भी गवर्नमेंट बजट में बता देता है, एक तरीके से खर्चा है तो इसी में शामिल हो जाता है। इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, इनकम और वेल्थ को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके काम आता है। और बैलेंस रीजनल ग्रोथ की ना कि सिर्फ अर्बन एरिया में बल्कि रूरल एरिया और रूरल में भी वो जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसको सेल्फ घोषित कर देता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जो सेक्टर जो इंडस्ट्री उसके अंदर आती है उसको कुछ रिबेट दे देता है तो सारी वहां की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जो बिजनेस का बूम बिजनेस साइकिल है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। बिजनेस साइकिल से कैसे प्रोटेक्ट करता है कि बूम डिप्रेशन या फिर अगर डिफ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन या फिर बूम पीरियड जो होता है उससे बचा के रखता है किसी इकोनॉमी को। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। अब इसके बाद हमें पढ़ना था कि आखिर इसके मेन कंपोनेंट क्या है, मतलब हमें गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें आती है। कंपोनेंट मतलब उस बजट का हिस्सा क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट के दो हिस्से होते हैं मेनली, दो हिस्से होते हैं मेनली, क्या दो ही हिस्से होते हैं। हाँ यही वाला हमें पढ़ना है। हुआ नहीं होगा आज। देखो आगे, अब गवर्नमेंट बजट के दो हिस्से खाली हमने लास्ट क्लास में उस दो हिस्से का खाली नाम ही देखा था लास्ट क्लास में। क्या क्या नाम था? एक तो बजट रिसिप्ट, कंपोनेंट में हमने दो पढ़े थे। एक सबसे पहला हमने पढ़ा था बजट रिसिप्ट, पढ़ा क्या था खाली नाम ही देखा था। बी हमने पढ़ा था बजटेड एक्सपेंडिचर, हमने खाली इसके बारे में खाली सुना हुआ था बस, और तो कुछ नहीं करा था, खाली नाम ही लिखा था भैया बजटेड रिसिप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर दो तरीके का हमने पढ़ा था। एक सबसे पहला पढ़ा था रिवेन्यू, रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, बजट मतलब एक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट को किस किस सेक्टर से पैसा मिल सकता है, खाली ये देखा था। एक्सपेक्टेड देखा था कि हमने क्या, इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं ताकि क्लियरली दिखाई दे। एक मिनट हाँ। देखो हमने बजटेड रिसिप्ट पढ़ना है। बजटेड रिसिप्ट में हमें दो पढ़ने हैं। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना और बजटेड मतलब एक्सपेक्टेड कि कितना हमें एक्सपेक्ट है, कितना पैसा मिल सकता है, हमें ये देखना है। अब भैया पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी अब, या फिर जो गवर्नमेंट को रेगुलरली मिलता है लास्ट ईयर के बेसिस पर, जो उसको अप्रोप्रिएट लगे जो सही लगे उसके बेसिस पर वो रिसिप्ट बताएगी। रिसिप्ट मतलब होता है कहाँ कहाँ से किस किस जगह से उन्हें पैसा मिल सकता है, कौन कौन सी वो जगह है, कौन कौन से वो इवेंट है जहाँ से गवर्नमेंट पैसा अर्न कर सकती है, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अब यहाँ पे दो तरीके की रिसिप्ट होगी। एक ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पर उसको मिलती रहती है, जो गवर्नमेंट का काम है वही होता है, मतलब रेगुलरली होगी होगी हमेशा होगी और बहुत बड़े अमाउंट में भी हो जाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर सारा आएगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब यानी कि भैया एक ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट का काम है उसको हर रोज करना, गवर्नमेंट हर रोज उस रिसिप्ट को मतलब हर रोज उसको वो रिसिप्ट मिलती रहेगी। लेकिन वहीं पर एक रिसिप्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि भैया ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है। हालांकि इसके दो पॉइंट देखने पड़ते हैं, वो दो पॉइंट अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट आएगी, और या फिर अगर नहीं हुए तो कैपिटल रिसिप्ट में वो आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या नाम से समझ में आ गया भैया? एक होता है हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब समझ में आया? रिवेन्यू मतलब होता है भैया कभी कभी वाली चीजें, कैपिटल से मत जाना, कैपिटल बोलो भैया, अकाउंट से मिक्स मत करना कि कहीं इधर रिवेन्यू मतलब ये नहीं, अकाउंट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ भैया रिवेन्यू मतलब वो पढ़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इको वाला रिवेन्यू, ठीक है। इको वाले रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो बहुत अच्छा कभी कभी बोल रहा हूँ, रिवेन्यू मतलब भैया जो रेगुलर होती रहती है, बार बार होती है, बार बार होता है, ठीक है ना। ना रिवेन्यू मतलब इनकम वो वाला, वो बस अकाउंट्स में मत जाना, ठीक है, जो रेगुलर होता है। और भैया कैपिटल मतलब क्या होता है, जो कभी कभार होता है।
हालांकि इसके दो फीचर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वो दो फीचर आपको लगा के देख लें। वो कोई भी बोलेगा बताओ ये कौन सी रिसिप्ट है, सबसे पहले तो ये बताना रिसिप्ट है या नहीं है। आप ये देखना क्या उससे हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, मिल रहे होंगे तो रिसिप्ट, देने पड़ रहे होंगे तो एक्सपेंडिचर। और उसमें भी हमें कोई दो फीचर लगा के देखने पड़ते हैं। वैसे तो ये जनरल पॉइंट है कि भाई अगर रेगुलर हो रहा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के नजर से हम नहीं, कुछ आइटम को हम जानते हैं कि वो हाँ वो रोज होते होंगे। जैसे मैं बोलूँ टैक्स, टैक्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? रिवेन्यू रिसिप्ट। ये तो हम भैया डायरेक्टली जान सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नजरिए से हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से देखें हम बता सकते थे कौन सा रोज रोज होता है, कौन सा कभी कभार होता है, क्योंकि वो एज अ ह्यूमन बीइंग एक जनरल थिंकिंग के हिसाब से हम सोच सकते हैं। पर गवर्नमेंट की थिंकिंग के हिसाब से हम थोड़ी सोच सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि आपको हम दो फीचर देंगे। क्या अकाउंट में कुछ ऐसा था कि अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो होगा? वो तो हम भैया जनरली पता लगा लेते हैं, ये होगा वो होगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर उसे पता है कि भाई बस नहीं पता लगा पाते गवर्नमेंट की नजर से, नहीं। अब गवर्नमेंट में एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, वो पता लगाते हैं। क्या उनकी तरह हमारी थोड़ी नॉलेज है जो हम पता लगा लेंगे? तो उन्होंने कोई दो पॉइंट दे रखे हैं कि भाई अगर ये दो पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो आप बताओगे या तो रिवेन्यू रिसिप्ट या फिर कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, कंपोनेंट में कितने मेन एलिमेंट होते हैं? दो। कितने मेन एलिमेंट होते हैं? दो। सबसे पहला बजटेड रिसिप्ट, दूसरा क्या होता है? बजटेड एक्सपेंडिचर। जो नहीं बोल रहा ना अगली क्लास में देखना, सब सुन के नहीं याद हुआ ना अगली क्लास में, क्लास से बाहर निकलोगे, घर बाहर वहां पे भी नहीं। मतलब है दो मेन कंपोनेंट क्या होता है? बजटेड रिसिप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। भैया बजटेड रिसिप्ट के अंदर कितनी चीजें आती है? दो, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, बस। अच्छा, इसको ना पीछे से लिंक मत करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो कंपोनेंट पूछता है ना तो वो लिख देते हैं कि वो फाइनेंशियल, उसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्लान प्रोग्राम होता है ऑफ गवर्नमेंट, वो बताता है वो सारी चीजें। कंपोनेंट बता रहे हैं उसके अंदर मेन दो चीजें क्या क्या होती है। तो दो चीजें होती है, बजटेड रिसिप्ट, बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड रिसिप्ट के दो टाइप, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अब भैया आखिर हमें पता कैसे लगेगा रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? अब वो दो चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट की सबसे मेन ऐसी रिसिप्ट विच डू नॉट अराइज एनी लाइबिलिटी। भैया अच्छा, ये किसके पॉइंट से हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? अपने पॉइंट से या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे गवर्नमेंट लगाओ ना लगाओ चलेगा वो। तो विच डू नॉट अराइज एनी लाइबिलिटी मतलब, यानी कि अब एक बात बताओ, मैंने किसी से पैसा लिया, ठीक है। अब पैसा लेने से क्या वो जो जिससे मैंने बोरो करा है वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, उधार आ जाएगी? लाइबिलिटी मतलब होता है उधार। भैया क्या मेरे ऊपर उधार आ जाएगा? उधार आ जाएगा भैया? नहीं भैया हिंदी में मत लिखो, हमें अच्छा नहीं लगा। चलो भैया, क्या मैंने किसी से मनी बोरो करा, वो पर्सन मेरे लिए लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा ना, चाहे वेंडर क्रेडिटर जो भी होगा भैया। लाइबिलिटी आ गया, तो उसने बोला ये वाली रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत रेयर केस में आप वो लेते हो, क्या बोलते हो उससे, कर्जा लेते हो। क्या गवर्नमेंट बार बार थोड़ी कर्जा लेती रहेगी? लेंगी भैया, वो ऐसे बार बार नहीं लेते। तो रिवेन्यू का मतलब क्या बताया था भैया? जो कभी कभी हो। इस वर्ड से दोनों निकलेंगी, कभी कभी वाला एलिमेंट। कभी कभी बोल रहा हूँ, रेगुलर बेसिस को कैपिटल पे कभी कभी। भैया ये होता है जो रेगुलर हो, और ये होता है जो भैया बहुत कभी कभी भैया प्रीसियस टाइम पर हो गई, ठीक है। मतलब भैया ऐसी क्या आप लोन बार बार लेते रहते हो? नहीं भैया, गवर्नमेंट भी लोन बार बार नहीं लेती। पाकिस्तान वाली थोड़ी सिचुएशन बनानी है बार बार लोन लेके अपने आप को दिवाला घोषित कर देना है। तो बार बार लोन नहीं लेगी तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा अगर बार बार नहीं लेगी क्या? भैया बार बार लेती है तो रिवेन्यू में आता, पर गवर्नमेंट बार बार लोन नहीं लेती। कैपिटल, भाई यहीं से तो पता लग गया, अगर कोई गवर्नमेंट लोन लेती है तो वहां पे आ जाएगा कैपिटल में। यानी कि एक ऐसी रिसिप्ट जिससे मेरी कोई लाइबिलिटी अराइज ना हो, जिससे मेरी क्या अराइज ना हो भैया? कोई लाइबिलिटी अराइज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट। एक ऐसी रिसिप्ट जिससे मेरी क्या कोई ना हो, लाइबिलिटी अराइज ना हो, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब आगे देखो भैया, यहाँ तक हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट समझ में आ गया। दूसरा भी पॉइंट, एक और पॉइंट होता है, क्या गवर्नमेंट अपनी एसेट जो है, एसेट मतलब जो उसकी संपत्ति है, ठीक है, जो संपत्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल ये संपत्ति है, ये सारी संपत्ति होती है, क्या अपनी संपत्ति बार बार बेचती रहती है? या बहुत भैया बहुत रेयर टाइम होता है जब बेचती है ना?
तो अगर मैं एसिड बेच रहा हूँ, रिसिप्ट मतलब होता है पैसा मिलना, जस्ट ये देखना है पैसा मिल रहा है, पैसा जा रहा है, बस रिसिप्ट को मतलब है पैसा मिलना चाहिए। क्या एसिड बेच के मुझे पैसा मिला? हाँ भैया बिल्कुल मिला, लेकिन क्या वो रेगुलर बेसिस पर है या मतलब कभी कभी होने वाला है? भैया कैपिटल रिसिप्ट होगा, तो मतलब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने भैया लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई उससे, लेकिन उसने एसेट बेचकर कोई पैसा लेके आए और बोला हम इसे रिवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्या रिवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं? नहीं भैया। यानी कि आपकी ना लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए और ना उसकी वजह से लीड टू होता है, वजह से हमारी एसेट क्या होनी चाहिए? कम भी नहीं होनी चाहिए, एसेट उतनी रहनी चाहिए, नॉट लीड टू डिक्रीज इन एसेट। भैया एसेट कम भी ना हो जाए, ना लाइबिलिटी बढ़े और ना एसेट कम हो, हमें ये दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? उसको दवा ढंग से कर दो बस। ठीक, बजटरी भैया कितने कंपोनेंट हमने पढ़े? दो। सबसे पहला बजटेड रिसिप्ट, बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड रिसिप्ट के अंदर कितने? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के मेन अच्छा भैया रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? सर हम यहाँ तुझे बोलते हो भैया रेगुलर, जो रेगुलर होता है, और रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना। अब भैया क्या हमें ऐसी दो चीजें हैं जो हमें बताएंगे, और रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। पहली चीज क्या थी? जिससे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज ना हो। दूसरी चीज क्या है? जिससे एसेट कम ना हो। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताना, कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सी मतलब बताना रिवेन्यू रिसिप्ट है कि नहीं, जस्ट इतना बताना। गवर्नमेंट के पास, ऐसा हंसना नहीं है, गवर्नमेंट के पास एक लैपटॉप था। लैपटॉप सेल कर दिया, क्या कौन सी रिसिप्ट है? अच्छा पहले बताओ, रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है? रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। भैया लैपटॉप ये छोटा वाला नहीं था, ये बहुत बड़ा लैपटॉप था। कितना बड़ा भैया? बहुत बड़ा। ये पूरा एकदम बहुत बड़ा लैपटॉप था, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? इसके अंदर 15-20 लोग समा जाते, इतना बड़ा लैपटॉप था। देखो आगे। और भैया गवर्नमेंट के पास में एक साइकिल थी। क्या भैया कहाँ की गवर्नमेंट है इतनी गरीब? साइकिल सेल कर दी, कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब जरा मुझे बताना भैया, डीटीसी सुना है? फुल फॉर्म क्या होती है बता। शर्म नहीं आई तुझे? डबल डबल, बस मतलब बोलने को मिला डी डबल कॉर्पोरेशन। ठीक है, पता लग, कंपनी कंपनी सब हद है। देखो आगे, डीटीसी को खरीदना बेचना कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल। ठीक है, डीटीसी में ना फेयर कलेक्ट करती है डीटीसी, भाड़ा टिकट जो भी बोलोगे। कौन सी रिसिप्ट? ये फेयर फेयर वाली रिवेन्यू है भैया, कोई लाइबिलिटी राइज नहीं है, ना कोई एसेट कम हो, रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से और क्या, स्कूल की ना, गवर्नमेंट स्कूल की फीस कलेक्ट होती है। नहीं ऑन कर दे। देखो देखो गवर्नमेंट स्कूल में फीस जाती है। क्या भैया वो फीस जाती है हमारी, मजाक करते हैं वो हमारे साथ, कोई बात। हाँ तो प्राइवेट स्कूल में तो खैर वो मजाक नहीं करते, वो इसी मामले में सीरियस होता है, वो पढ़ाई में मजाक करते। ऐसे सोचना नहीं है, मैं वैसे मजाक में बोलना, कहीं तो केस कर दे। देखो चलेगा, तो माफ कर दिया ना, इसके स्कूल वाले भी ऐसे होने चाहिए। कर दिया होगा, अब क्या पता। 60 रुपए लेके वो बहुत अमीर बन जाते। कितनी? 180 पर डे, पर मंथ के? अच्छा चलो देखो आगे, देखो भैया, गवर्नमेंट स्कूल से फीस कलेक्ट होते हो, कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल। क्या कैपिटल रिसिप्ट? साल में एक बार होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अरे मैंने क्या बोला था, कंडीशन फिट करो, क्या उससे कोई लाइबिलिटी बनी?
क्या एसिड क्रिएट हुई? तो फिर सॉरी एसिड क्रिएट नहीं मतलब एसिड खत्म हुई नहीं हुई, फिर क्यों सोचना? ऐसे क्यों घबरा गए थे? मैंने बोला ना रेगुलर तो बाद में बोला था, मैंने बोला रेगुलर वो नाम है उसका, और फीस रेगुलर कलेक्ट होती है। हालांकि वो तुमसे 3-4 महीने के एक साथ कर लेते हैं, लेकिन महीने महीने की होती है वो एक्चुअल में तुम्हारी फीस। इसलिए मैंने 60 को बोला था, इधर हर मंथ का मैंने 60-60 बताया था कि तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, वो हर मंथ कलेक्ट करते हैं। 30-30 जितनी भी पहुंचती है, जितने भी मंथ की होती है, 6 मंथ की होती है, कोई बात नहीं। तो 30-30 मान लेते हैं, 30-30 बांट दिया। तो भैया क्या उससे हमारी कोई लाइबिलिटी अराइज हुई या फिर कोई एसेट कम हुई? नहीं हुई, तो भैया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, किसी ने ना टैक्स पे करा, टैक्स पे रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा भैया किसी ने ना एडवांस टैक्स पे कर दिया, फिर वो तो लाइबिलिटी बन गया। तुम्हारे में खैर इतना डीप में नहीं है, नहीं सोचना होता। ठीक है, नॉर्मल टैक्स देते हैं। आगे पढ़ोगे इनकम टैक्स में, इधर में आगे। अच्छा यहाँ तक मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट की दो यही डेफिनेशन है, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कोई लाइबिलिटी अराइज ना करे और कोई ऐसे डिक्रीज ना करे। ठीक है, मतलब भैया मतलब अगर मुझे उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वही डेफिनेशन है, वही कंडीशन है, उसी से पता लगाएंगे कि कौन सी चीज है, कौन सी चीज रेवेन्यू में नहीं आती। अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, यानी कि ऐसी रिसिप्ट, कैपिटल मतलब भैया जो कभी कभार होगी, रिसिप्ट मतलब मिलना। ठीक है, विच सॉरी ड्यू टू लिख देते हैं या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं लाइबिलिटी अराइजेस। भैया ऐसी रिसिप्ट जिससे क्या होगा, लाइबिलिटी अराइज होगी, मतलब मेरी लाइबिलिटी आज और बढ़ जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। दूसरा, लाइबिलिटी मतलब भैया मेरे ऊपर कर्जा जो है और बढ़ जाएगा। दूसरा, मेरी एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यही पॉइंट तो हमने यहाँ पे उल्टे थे। ठीक है, अच्छा मतलब भैया कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभार होती है, कभी कभार होती है मतलब यानी कि भैया जिससे लाइबिलिटी मेरी अराइज होगी और एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही होता है। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट भी समझ में आएगा। एक बार भैया फुल ऊपर से स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमने क्या कंपोनेंट पढ़े थे? कंपोनेंट क्या क्या पढ़े थे बताओ? बजट रिसिप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। दूसरा भैया बजट रिसिप्ट के अंदर कितने कंपोनेंट? कैपिटल रिसिप्ट। म्यूट करो उसे, अरे वो वाला म्यूट नहीं, यहाँ से आवाज ना जाए, मैं वो बोल रहा हूँ, यहाँ से आवाज ना जाएगा। ठीक है, आगे देखो भैया, यहाँ तक हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के चाहे डेफिनेशन बोलो चाहे दो कंडीशन सेम है भैया। ऐसी रिसिप्ट फर्स्ट जिसकी कंडीशन भैया जिसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी क्या ना हो, अराइज ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है, मेरी एसेट कम ना हो, एसेट की वैल्यू नहीं, एसेट कम ना हो। ठीक है, एसेट की वैल्यू तो डेप्रिसिएशन से भी कम होती है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या भैया, कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन या फिर कंडीशन दोनों सेम है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, लाइबिलिटी अराइज ना हो, एसेट कम ना हो, बस इतना सा। ठीक है, नोट डाउन करो, चलो नोट डाउन, हाँ ठीक है नोट डाउन कर लो, करो जल्दी। देखो आगे आगे, अब हमें देखना है कि आखिर रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट में दो तरीके का हमने पढ़ना है, एक है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट मतलब क्या टैक्स से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है? नहीं भैया। क्या टैक्स से मेरी एसेट डिक्रीज होती है? नहीं। तो एक टैक्स रिसिप्ट आएगा और एक आएगा नॉन टैक्स रिसिप्ट, कि कभी कभी टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो जिससे उसे पैसे मिलते रहते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं भैया क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो। भैया कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? अरे टैक्स, इनकम टैक्स एक हाउस होल्ड पे लगता है, एक पल को प्रोड्यूसर पे भी इनकम टैक्स लग जाएगा, लेकिन कंपनी पे क्या, कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। जीएसटी, जीएसटी से अच्छा इसने वैट बता रखा है, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ हट गया, लेकिन तुम्हारी बुक के हिसाब से वैट ही है अभी भी। मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, वैट भी और जीएसटी भी।
हालांकि पता है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है सब हट चुके हैं, उसकी जगह जीएसटी आ चुका है, पर उसने वैट ही बोला है, हम वैट बोलेंगे, ब्रैकेट स्लैश में जीएसटी लिख देते हैं। इसके बाद भैया कस्टम भी तो वसूल करता है, ठीक है। और गिफ्ट टैक्स, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो और गिफ्ट अगर एक लिमिट से ज्यादा है, क्या कस्टम मतलब ऐसा होता है कि बाहर से कोई सामान आएगा यहाँ पर, उस पे जो टैक्स, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी होता है, ठीक है। आगे अब भैया गिफ्ट हो गया, गिफ्ट टैक्स मतलब एक ना गिफ्ट का लिमिट का अमाउंट होता है, लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट टैक्स में एग्जांपल बताता हूँ, एक ना इंसिडेंट हुआ था, सचिन तेंदुलकर को एक कार गिफ्ट करी थी, मुझे कार नहीं पता कौन सी थी, तो हुआ क्या ना, जब वो लेने गए तो जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले थे उसको रिलीज नहीं करते जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे, और उस कार पे इतना टैक्स बन गया था कि वो कार की वैल्यू को भी शायद कार की वैल्यू के बराबर टैक्स बन गया था, तो बहुत था सर, मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अप्रोप्रिएट था और उन्होंने लेने से मना कर दिया, पर क्योंकि फिर गिफ्ट था तो लाज रखने के लिए शायद खरीद ही ली थी उन्होंने, मतलब टैक्स पे ही कर दिया था, पता नहीं अकाउंट्स नहीं पड़ी होगी, हो सकता है टैक्स, अब टैक्स बहुत ज्यादा होता है ना। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई अपने यहाँ से तो डिमोटिवेट हो गया ना पर्सन, अपने यहाँ से तुम खरीदते, बाहर से किसी पर्सन ने भेजा, बाहर से आई थी, इंडिया से बाहर से, तो बाहर से कोई पर्सन ने भेजा, अब आपको यहाँ का तो उतने रुपए रह गए ना, वो रुपए बाहर ही चले गए, इस वजह से उसका इतना टैक्स लग गया। समझ में आया गिफ्ट टैक्स क्या होता है। आगे, अब आगे भैया कस्टम हो गया, अब आगे एक्सरसाइज ड्यूटी, एक्सरसाइज भी सेम भैया, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप टैक्स होता है, बाकी इनके बारे में अभी पढ़ना है एक एक करके कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद जीएसटी तो खैर हो गया हमारा, अब उसके बाद भैया क्या ना वैट जीएसटी एक ही में पढ़ लेंगे। टोल प्लाजा नहीं, वो गवर्नमेंट वसूल नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर लेता है, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट नहीं। रोड उसने ही बना रखे ना, अपने पैसे दे रखे, गवर्नमेंट इसी वजह से बोलती है, गवर्नमेंट इसी वजह से बोलती है कि भाई आप रोड बनाओ, नहीं नहीं, आप रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, पैसे आप गवर्नमेंट के पास है नहीं, गवर्नमेंट बोलते हैं भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और 5 साल तक जो भी पर्सन यहाँ से आएगा आप खुद टैक्स वसूल करना, इसलिए तो टोल प्लाजा इतना स्ट्रिक्ट होता है, वरना गवर्नमेंट का होता तो लोग तो निकल जाते, कौन सा कोई देखते। टोल प्लाजा इसलिए थोड़ा वो, अब क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल 10 साल 15 साल तक आप ही वसूल कर, नहीं नहीं, अब स्टेट भी हो सकता है, हाँ नहीं लेता है, वो ब्रिज या फिर रोड उन्होंने बना रखी होगी इसलिए। अब कभी ऐसा सोचो ना, टोल प्लाजा गवर्नमेंट बसेस से क्यों लेता था फिर, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो, वो प्राइवेट सेक्टर है उसको देना ही पड़ता है, ठीक है। आगे यहाँ तक हो गया भैया बजटरी रिसिप्ट में। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, देखो एक होता है फीस, फिर आता है एस शीट। अब ये क्या होता है ये थोड़ा आगे पढ़ लोगे, 1 मिनट, हाँ स्पेलिंग मैच कर लेता हूँ। गवर्नमेंट की चीजें आप यूज करते हो उसके लिए टैक्स, बाकी आगे अब पढ़ेंगे। फीस हो गया भैया, एस्ट्रीट हो गया। अब इसके बाद गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर नहीं होते, पब्लिक सेक्टर, रेलवे है, एलआईसी, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस भैया, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है उससे उसे रेवेन्यू मिलता है, और भी बहुत सारे हम एक एक करके पढ़ने हैं, पढ़ते जाएंगे। बाकी एक आता है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 2G या 3G, 2G और 3G या फिर 4G 5G, अब तो 5G भी आ गया। बोला तुम्हारी बुक थोड़ी अपडेट नहीं है इसलिए 3G लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम पता है क्या होता है? परमिशन देना, लाइसेंस देना, लाइसेंस देना, परमिशन देना, स्पेक्ट्रम मतलब, साइंस वाले ने वो भी सही नहीं बताया, ठीक है। हाँ स्पेक्ट्रम, उन्हें परमिशन देते हैं ना कि भाई आपको, क्योंकि इंडिया के अंदर लगाने तो आपको हमसे लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, उस लाइसेंस के हम आपसे पैसे लेंगे। 2G 3G अभी कर दिया है, हाँ बिल्कुल, स्पेक्ट्रम वही लेंगे ना, लाइसेंस लेंगे, ठीक है। अब देखो देखो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहला हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा आइटम था? रिवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहला टैक्स रिसिप्ट, और दूसरा क्या था? नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब हमें पढ़ना है आखिर टैक्स रिसिप्ट होता क्या है। रिसिप्ट पता है क्या? रिसिप्ट में किसी को कोई डाउट?
क्या बात करते हो, इसमें डाउट होगा। टैक्स, कौन बोला डाउट, मन तक रखो, वो कहना तुम्हारे पास यूज इट। देखो आगे भैया, टैक्स क्या होता है आखिर, रिसिप्ट को पता है, मैं मान रहा हूँ पता है। चलो देखो आगे टैक्स क्या होता है, हमें ये पढ़ना है भैया। टैक्स मतलब टैक्स का एलिमेंट है क्या भैया, टैक्स क्यों बोल रखा है, टैक्स वर्ड क्या आया, क्या होता है इसका मतलब, वो देखना। टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट यानी कि भैया आपको करनी ही पड़ेगी। एक कैटेगरी डिसाइड है, अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो आपको करनी ही पड़ेगी पेमेंट, ठीक है। कंपल्सरी पेमेंट यानी कि जरूर भैया करनी पड़ेगी। किसको करोगे कंपल्सरी पेमेंट, गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट। कौन करेगा, बाय हाउस होल्ड। भैया हाउस होल्ड कैसे करेगा, एक बात बताओ, जो पर्सन सैलरीड है, जिसकी सैलरी आती है, वो तो हाउस होल्ड में आता है ना, वो तो कंज्यूमर है। और कौन करेगा, फर्म, फर्म करती है। कम भैया जो पार्टनरशिप फर्म या सिंगल इंडिविजुअल फर्म है, सोल प्रोप्राइटर, ये सब भी तो टैक्स पे करेंगे। फर्म मतलब भैया बिजनेस, और कॉर्पोरेट भी तो टैक्स पे करेगा। क्या कंपनी बच जाएगी टैक्स पे करने से, नहीं भैया, कहां से बच जाएगी, और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। भैया इंस्टीट्यूशनल यूनिट कैसे, हाउस होल्ड समझ में आ गया होगा, फर्म आ गया, कॉर्पोरेट आ गया, इंस्टीट्यूशनल यूनिट कैसे। अब जो इसके अलावा बच गए, कैसे बच गए भाई, स्कूल होते हैं, स्कूल भी तो टैक्स पे करते हैं, वो सब भी टैक्स पे करते हैं। बैंक, ये सब भैया जो प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये सब टैक्स गवर्नमेंट भी करती है, ये सब भैया टैक्स पे करते हैं। ये सब किसमें आता है, अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट में, ठीक है। यानी कि भैया टैक्स का मतलब क्या है, सबसे पहला मेन एलिमेंट जो हमें याद रखना है, क्या है टैक्स का मतलब, कंपल्सरी पेमेंट। ध्यान वहीं पे है भैया हमारा, हम एकदम बिजनेस ओरिएंटेड है, हम और कहीं सोचेंगे नहीं। चलो देखो, सबसे पहले कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स मतलब क्या, कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट है, पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पेड टू गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड, फर्म, कॉर्पोरेट, जो बोलना भैया, अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट, ये सारी क्या आ जाएगी, टैक्स में आ जाएगी। टैक्स का मतलब समझ में आया, एक बार भैया एक फ्लो में बोलते हैं। टैक्स का मतलब कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय इंस्टीट्यूशनल यूनिट, ठीक है। टैक्स का हो गया। अब भैया हमें पढ़ना है आखिर टैक्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तीन तरीके के हमारे पास टैक्स के टाइप है। सबसे पहला टैक्स का जो टाइप है वो है प्रोग्रेसिव, हाँ, ना 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 वो वाला नहीं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। अच्छा मैं ना पहले इनके ऐसे नाम एक साथ लिखवाऊंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम एक टाइप में यहीं पे लिखवा दे, ये है टाइप पहला, दूसरा, तीसरा, डेफिनेशन भी साथ साथ कवर होते हुए चलेगी। मतलब भैया इधर दो नाम आए, एक आया प्रोग्रेसिव और एक आया रिग्रेसिव। आखिर ये क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं भैया। प्रोग्रेसिव क्या होता है, अच्छा प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब भैया बढ़ोतरी होना, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपका विकास हो रहा है, उसी को तो बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है भैया कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ऐसा टैक्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। अच्छा क्या इसका, अगर सपोज करो अगर मेरी इनकम एक लिमिट तक है, ठीक है, 1 लाख मान लेते हैं, क्या इतना नहीं है, चलो एज्यूम कर लेते हैं भाई 10% टैक्स है, वैसे कम 1 लाख पे लगता ही है, पर फिर भी हम मान लेते हैं भाई 1 लाख इनकम है, उस पर 5% टैक्स लग गया, 5,000 टैक्स, ठीक है। मेरी इनकम अगर 2 लाख हुई तो कितना परसेंट भैया, फिर आप सपोज कर लो मेरा टैक्स लग गया 10%, 10,000। क्या 1% जिसकी इनकम कम थी, क्या उसके ऊपर बर्डन आया, नहीं भैया, 5% है ना। एक इनकम जिसकी ज्यादा थी, उससे अगर आपने 10,000 ले लिए 2 लाख में से, क्या उसके ऊपर बर्डन आया, नहीं भैया।
यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है भैया, इसका ना ज्यादा बर्डन प्रूफ नहीं, मतलब बर्डन होता नहीं है किसी ऊपर, किसी के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है ना, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, जो कि अच्छी भी चीज है। अच्छा है ना भाई, अपने यहाँ अगर आप एक कांस्टेंट टैक्स रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बात बताओ, अगर भैया एक कोई सा भी बिस्किट, कौन सा, क्लासिक क्रीम कितने का आता है, 5 का वाला, वही वाला ना, ठीक है, सपोज करो 5 का है, उसमें ना कुछ पैसे टैक्स जाता है, मान लेते हैं 2 पैसे भैया, हाँ, क्या हमें उसका फर्क पड़ेगा, नहीं भैया। चलो थोड़ा और प्राइस बढ़ाते हैं बिस्किट का, बिस्किट का प्राइस है 10,000 रुपए, मान लेते हैं ऐसा कोई बिस्किट है 10,000 रुपए, और होते हैं भैया जो, वो क्या नाम था, वो 3 इडियट देखिए, उसमें एक बिस्किट होता है वो उसके पास, हाँ बोलता है ये फुनसुक वांगड़ू, जो भी नाम बोलता है उसके लिए, वो तो महंगा होगा, ठीक है। अच्छा भैया, उस पे ना सपोज कर लेते हैं 10,000 का है तो 100 रुपए टैक्स लग गया, अगर मैं वो लेने जाऊं, क्या मेरे ऊपर बर्डन आएगा उस 100 रुपए का, क्यों नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर वो पर्सन लिया, क्या उसके ऊपर बर्डन आया होगा 100 रुपए का, नहीं भैया। क्या तुम्हें नहीं लगता ये भैया टैक्स पार्सलिटी का भेदभाव कर रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन तो किसी के ऊपर कम बर्डन। क्या टैक्स, क्या वो जो बिस्किट बेच रहा था वो पहले ऐसे पूछता है यार आप किस कैटेगरी में आते हो, रिच, मिडल या फिर लोअर, कभी सामान लेने जाते, ठीक है, सामान लेने जाते हो, जब सामान लेने जाते हो तो क्या वो पूछता है कौन सी कैटेगरी, 3 ABC, बताओ कौन सी कैटेगरी से, नहीं पूछता है ना। जब हम इनकम टैक्स भरते हैं ना, ये इनकम के हिसाब से, ऐसा टैक्स जो प्रोग्रेसिव होता है, जो इनकम बढ़ने के साथ लगता है, उसमें पूछता है वो इनकम देखते ही बता देता है कि भाई कौन सी कैटेगरी से है ये पर्सन, तो वो कम टैक्स लगाता है जिस कैटेगरी का है। क्या तू रिग्रेसिव में, अगर रिग्रेसिव टैक्स है, क्या बर्डन आएगा नहीं मेरे ऊपर, बिल्कुल भैया आएगा। क्या रिच के ऊपर बर्डन गया, नहीं भैया। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या मेरे ऊपर बर्डन आया, प्रोग्रेसिव में नहीं भैया। आपकी इनकम कम है तो आपसे कम ही लिया जाएगा। सपोज करो अगर वही बिस्किट, मेरी इनकम पूछता, मैं बताता भाई लिमिट बताता, वो बोलता भाई आप पे 10 रुपए टैक्स, नहीं आता मेरे ऊपर बर्डन, वो आया उससे बोला 100 रुपए टैक्स, उसके ऊपर बर्डन आता, ठीक है। मतलब भैया अगर ऐसा होता, ये होता है प्रोग्रेसिव, पर सामान में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सामान रिग्रेसिव होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में आया, यानी कि भैया ऐसा टैक्स विच इंक्रीज बाय इंक्रीज इन इनकम या फिर विद इंक्रीज इन इनकम, विद इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो टैक्स भी बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेसिव हो गया। अब इसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यानी कि भैया वो टैक्स विच इज फिक्स, भैया जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मतलब इनकम को इग्नोर करता, ध्यान ही नहीं देता इस पे, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनकम की। क्या प्रोग्रेसिव के लिए इनकम की इंपॉर्टेंस थी, प्रोग्रेसिव टैक्स के लिए। क्या रिग्रेसिव टैक्स के लिए इनकम की इंपॉर्टेंस है, नहीं भैया। पता है प्रोग्रेसिव में आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो इनकम टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वो टैक्स भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या आता है, एग्जांपल के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट मार लो, हम मान लेते हैं पार्ले जी या जो भी आपको बिस्किट अच्छा लगता है, टाइगर क्रंच, जो भी भैया, चाय बिस्कुट अच्छी लगती है ना, नहीं बिस्किट का नहीं, समझ में आया भैया। रिग्रेसिव क्या होता है, एक बार इधर इधर इधर, टैक्स की एक बार डेफिनेशन बताओ क्या होता है। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड फॉर्म कॉर्पोरेट अदर इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट यूनिट। भैया इसके बाद हमने पढ़ा टैक्स रिसिप्ट का सबसे पहला आइटम, मतलब टाइप, भैया टैक्स का सबसे पहला टाइप कौन सा टाइप है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब भैया विच इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, डिक्रीज विद डिक्रीज, मतलब फिक्स्ड है भैया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ इनकम। भैया जो इनकम के जिसे लेना देना ही नहीं है, बर्डन किसके पास ज्यादा आएगा, किस में बर्डन आएगा भैया, इसे ना
इसमें आपको बर्डन ज्यादा आता है रिग्रेसिव में। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन से टैक्स का पुअर पर बर्डन आता है, रिग्रेसिव का क्या प्रोग्रेसिव का आएगा? नहीं भैया, यहाँ तो बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा, क्योंकि उनकी इनकम होती ही नहीं है। एग्जाम्पल भैया, इसका इनकम टैक्स हो गया, इसका जो पार्ले जी पे टैक्स लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब भैया प्रोडक्ट पे वो पूछ के थोड़ी लेता है ये है वो, ठीक। इनकम टैक्स, लेकिन हमारी इनकम ही नहीं है, कहाँ से टैक्स लगा है? क्या तुम्हारी टैक्स लग रहा होगा? नहीं भैया। पर क्या तुम अगर कोई बिस्किट कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो उस पर टैक्स लगता है? बिल्कुल भैया लगता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्रेसिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, इनकम टैक्स आगे भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बार ना क्या करना है, घर पे जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। सारी चीजें इसमें कवर है, पर एक बार नोट पढ़ के उसके आगे पढ़ना। दूसरा भैया एक काम करो, तब तक क्या हम इसे लिख सकते हैं? बी पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक है भैया वैल्यू एडेड टैक्स, विंडो वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से ना, मतलब अब कैंसल हो चुका है, अब कैंसल हो चुका है, वैट बोलते हैं इसको, ठीक है। वैट इसी के अंदर आ चुका है, मतलब जीएसटी के अंदर अभी आता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे आता है। एंड अच्छा, ये टैक्स क्या ये बता रहे इस गुड्स पे लगेगा? नहीं भैया। क्या इसने कोई गुड्स स्पेसिफाई करा? क्या इसने बताया इस सामान पर लगेगा? नहीं बताया भैया, सामान पर नहीं बताया ना, इसने बस ये बताया कि अगर आप किसी सामान की वैल्यू ऐड करोगे, अगर आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करोगे, उस पर लगे हुए टैक्स को हम बोलते हैं वैट, ठीक है। वही एक ऐसा गुड्स होता है जिसको मतलब नहीं होता वैल्यू ऐड हुई चाहे नहीं हुई, वो किसी पर्टिकुलर गुड्स पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। मतलब भैया एक हमने कौन सा टैक्स पढ़ा? एक पढ़ा वैल्यू एडेड टैक्स और एक स्पेसिफिक टैक्स, इसके ऊपर पढ़ा प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है वैल्यू एडेड टैक्स। आखिर वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है? नाम से क्या लग रहा है भैया वैल्यू एडेड टैक्स? भैया वैल्यू ऐड करने पर टैक्स, वो टैक्स जो लगेगा किसी गुड्स की, किसी भी गुड्स की अगर आप वैल्यू ऐड करते हो, अगर आप वैल्यू ऐड करते हो उस पर टैक्स, टैक्स ऑन एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, ऐसे लिख देते हैं, टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ एडिशन ऑन गुड्स। भैया अगर आप गुड्स की वैल्यू ऐड करते हो, गुड्स की वैल्यू बढ़ाते हो, उस पर लगे हुए टैक्स को हम बोलते हैं ना। बता रहा हूँ, उसमें फिक्स होता है, आप चाहे उसकी टैक्स वही रहेगा, वैल्यू ऐड थोड़ी कर पाते हैं। अब मैं बताता हूँ भैया वैल्यू एडेड टैक्स कैसे। सपोज करो मैंने ये मार्कर खरीदा 5 रुपए का, अगर मैं इसे मार्केट में 10 रुपए का बेच रहा हूँ, मैंने इसकी कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 5 रुपए। उस 5 रुपए पर मुझे टैक्स देना पड़ता है। क्या वैल्यू एडेड टैक्स किस पर टैक्स देना पड़ता है? वैल्यू एडेड में जो वैल्यू ऐड हुई। लेकिन भैया जीएसटी में आपको पता है किस पे टैक्स देना पड़ता है? ये जो मैंने खरीदा 5 रुपए उस पे, और मैं सामने वाले से वसूल करता हूँ। अभी मैं बताऊंगा भैया डिट्टो वैट है, डिट्टो एकदम एग्जैक्ट वैट है। अगर तुमने अकाउंट्स की जीएसटी की क्लास ली हुई है, उधर बताया होगा, तो हाँ बताऊंगा। कॉमर्स लेके मैंने, आर्ट्स लेके गलती तो नहीं करी मैंने, कुछ नहीं करी। मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखो हमने गलती अब पछताए होत के जो चिड़िया कुकी, अब तो निपटना पड़ेगा कैसे भी, देख रहे हो आप। टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ गुड्स, है ना। वैट का मतलब ये होता है। अब भैया कैसे वैट समझ में आया? वो 5 रुपए पे लगेगा। अब मैं बताता हूँ भैया आखिर क्यों जीएसटी को मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखो आपने गुड्स खरीदा 10 रुपए का, सॉरी 5 रुपए का आपने परचेज करी है, और उस पे ना जो 5 रुपए की आपने परचेज करी, उस पर आपने टैक्स दे दिया, मान लेते हैं इस पर टैक्स दिया। हालांकि टैक्स का नाम होता है इनपुट टैक्स, पर तुम्हारे लिए इको में इतना रेलिवेंट नहीं है। भैया आपने उस पर टैक्स दे दिया, 2.5 रुपीज का टैक्स दे दिया सामने वाले को। वैसे तो बहुत ज्यादा मान लिया, हम 0.5 लिख देते, 0.5 नहीं 1 रुपए लिख देते हम। टैक्स हमने कितना दिया? 1 रुपए का टैक्स दिया। 5 रुपए का सामान पे 1 रुपए का हमने टैक्स दिया है सामने वाले को, जिससे हमने खरीदा। जो हमारा वेंडर है, जो भैया सप्लायर है, उसको हमने टैक्स दे दिया।
आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू ऐड करके, क्या मैं उस वैल्यू ऐड पे टैक्स दूंगा? नहीं भैया, वैट थोड़ी है, वैट तो हट चुका है। लेकिन ये इनडायरेक्टली वैट का ही काम करता है। देखो कैसे, मैंने सेल करी 10 रुपए की, और उससे मैं जो टैक्स वसूल करूंगा, भैया क्या ये मुझे अपने पास नहीं रखना होता? अपने पास नहीं रखना होता भैया, मुझे ये आगे देना होता। आगे मतलब गवर्नमेंट को देना होता है। और गवर्नमेंट से, क्योंकि ये टैक्स क्या मैंने अपने लिए लिया था? नहीं भैया, ये टैक्स एक तरीके से ये मेरी संपत्ति बन जाता है। ये दिखाता है कि मैंने ऑलरेडी 1 रुपए टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, मेरा तो टैक्स इस पे बनना था ना, 5 रुपए में मेरा थोड़ी टैक्स था। पर क्योंकि भैया वो दिखाता है मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। अब यहाँ पे ना मैंने टैक्स पे करा 2 रुपए, मान लेते हैं। कितना टैक्स पे करा? 2 रुपए, हाँ सॉरी, मुझे मिला और मैंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, मेरी संपत्ति, मैंने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया था, और आज मुझे कितना टैक्स मिला है? 2। पता है, यूं मानो 5 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स है। 5 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स, समझ में आ रहा है? डबल हुआ तो डबल टैक्स हो गया। 5 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स, नेट में मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ा? देखो, मैंने इससे 2 रुपए लिए, गवर्नमेंट बोलेगी ये 2 रुपए हमें देने हैं। ये 2 रुपए किसे देने हैं? गवर्नमेंट को। और मैंने ऑलरेडी कितना टैक्स पे करा था? गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया? 1 रुपए का। आज गवर्नमेंट मुझसे कितना मांग रही है? 2 रुपए। मैं कितने रुपए पे करूंगा गवर्नमेंट को? सिर्फ 1, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोलूंगा मैं 1 रुपए आपको पे ही कर चुका हूं। समझ में आ रहा है भैया? मतलब मैं ये ऑलरेडी पे कर चुका था, मेरा बनता नहीं था। जीएसटी की भैया जो मॉडिफिकेशन जो भैया बना है, वो इस तरीके से बना है कि ऑलरेडी वो एडजस्ट हो जाती है चीजें। वो बोलेगा देखो आपका ऑलरेडी आपने 1 रुपए पे करा था, आपको आज 2 रुपए देने थे, मैं कितने रुपए दूंगा? 1 रुपए। यानी कि भैया मैंने उस 5 रुपए पर ही तो टैक्स दिया। 5 रुपए पर एक टैक्स था ना, 5 रुपए मैंने कितना टैक्स अब पे करा गवर्नमेंट को? 1 रुपए। अब वही तो हुआ। नहीं भैया, हमने तो 2 पे कर लिया। अरे ये आपने इसी से तो ले लिया, आपको 1 रुपए यहाँ पे मिल गए ना। देखो इस 2 रुपए का क्या होगा? 1 रुपए आप अपने पास होल्ड कर लोगे, और 1 रुपए आप किसको दे दोगे? गवर्नमेंट को। आपने कितने रुपए पे करे? भैया हमने यहाँ पे 1 रुपए पे करे थे, यहाँ पर 1 रुपए पे करे, टोटल कितने पे करे? 2। यहाँ पर आपको 1 रुपए वापस मिल गए, कितने रुपए आप गवर्नमेंट का आपकी जेब से गए? 1 ही रुपए तो गए। तो मतलब भैया 5 रुपए पर ही तो हमने एडिशनल टैक्स पे करा, उधर भी तो सेम था। मतलब वैट और जीएसटी भैया लगभग सेम है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो वैसे एमसीक्यू में इतना नहीं आएगा, पर भैया फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। वैल्यू एडेड समझ में आ गया? अच्छा भैया, वैल्यू एडेड कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? हालांकि इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाद में बता रखा है, मैं समझा देता हूँ डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट और खाली समझा रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा इसके बाद। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो लगा जिस पर उसी को पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट, नाम ही है डायरेक्ट, अगर लगा तो इसी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, पता होगा। भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगा किसी और पे, ये शिफ्ट कर देगा किसी और पे। अब एक बात बताओ भैया, अगर कम बच्चे पढ़ाने पर भी टैक्स लगता है, अगर एक बच्चे पर भी टैक्स लगता, क्या मैं अपनी जेब से देखता? नहीं भाई, बिल्कुल वसूल करता। तो ऐसे इतना बड़ा झटका लगा हुआ है मुझे, ऐसी बातें भैया आप अपनी जेब से क्यों नहीं देते? क्यों दूंगा मैं अपनी जेब से? देखो आगे यहाँ तक समझ में आया? नहीं घाटे में नहीं, मेरी आदत थी, मैं अपने ना जो भी मतलब वो होता था, मैं उसका 10% डोनेट करता था। हाँ, मैं इस पे नहीं रहा ना। अब मैं यही सोचता था, जैसे मैं बहुत पहले मैंने बताया भी होगा, मैं हर अपनी इनकम का 10% डोनेट करता था। 5 महीने से मैंने डोनेट नहीं करा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर कोई सुन लेगा। ठीक है, देखो आगे 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 देखो, यहाँ तक समझ में आ गया भैया वैट क्या है ना? अब ये क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, एक काम करो इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हमें पढ़ना है स्पेसिफिक टैक्स। अब स्पेसिफिक टैक्स मतलब होता है जो लेविड हुआ किसी पर्टिकुलर गुड्स पर। लेविड मतलब लगना, लेविड ऑन पर्टिकुलर गुड्स। स्पेसिफिक नाम ही उसका वही है कि भाई कि आपने किसी गुड्स को चुना और उसी पर, चाहे उसकी वैल्यू ऐड हो चाहे ना हो। ठीक है,
वैल्यू एडेड टैक्स तो हर किसी पर लगता है ये अच्छा हाँ, एक और चीज मैं पूछ रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बता रहा था। डायरेक्ट टैक्स लगा जिस पर वही पे करेगा। लेविड और पे वाला पर्सन सेम होगा। लेविड मतलब लगना, लेविड और पे वाला पर्सन सेम होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में लेविड किसी और पे होगा, वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है, अपना बर्डन क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है भैया, आप कस्टमर से वसूल करते हो उसको, वरना जीएसटी भी इनडायरेक्ट ही है भैया। ठीक है, समझ में आया? स्पेसिफिक गुड्स भी समझ में आ गया भैया, किसी स्पेशल गुड्स पे लगेगा, बस इतना ही है। अच्छा भैया, स्पेशल गुड्स पे लगेगा कैसे लगता है? देखो देखो, स्पेशल मतलब किसी गुड्स पर कैसे लगता है, उसके साइज भैया, उसका वेट देखकर, वॉल्यूम देखकर, क्वालिटी देखकर, इन सब पर जो टैक्स लगता है वो स्पेसिफिक। क्या कलर? आगे यहाँ तक हो गया भैया। अब हमारे पास लास्ट जो बचा है, हमारे पास लास्ट है कौन सा टैक्स? टैक्स एक बार बताओ तो, टैक्स की डेफिनेशन जल्दी जल्दी। कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय टैक्स रिसिप्ट में सबसे पहला कौन सा था भैया? हम मोह माया में आ चुके हैं, छुट्टी करने का टाइम हो गया। प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव। भैया प्रोग्रेसिव क्या होता है? नाम प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव नाम से याद रखना, प्रोग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव क्या होता है? वो भैया फिक्स रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है उसको। प्रोग्रेसिव का एग्जांपल क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स जो लगता है, और रेग्रेसिव का भैया जो प्रोडक्ट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट नहीं, जो प्रोडक्ट होता है उस पर जो टैक्स लगता है। उसके बाद कौन सा हमने पढ़ा? वेट और स्पेसिफिक टैक्स। वेट मतलब भैया वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा, और स्पेसिफिक जो भैया गुड्स पे लगेगा उसके साइज वेट का, साइज वेट का। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब भैया हमें एक लास्ट पढ़ना है, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा कौन सा होगा? अभी तो पढ़ा भैया हमने, अभी एक और टैक्स पढ़ा था हमने, कौन सा भैया? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? क्या होता है देखो, डायरेक्ट टैक्स हालांकि तुमने पढ़ा होगा ये वाला जीएसटी में भैया, फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आर्ट्स लेके गलती तो नहीं कर रही, नहीं करी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया? ऐसा टैक्स जो लेवी जिस पर हुआ है। लेविड मतलब क्या होता है भैया? लेविड मतलब यानी कि भैया लगना। एक मिनट, हाँ, और कोई टैक्स? एक मिनट, बस एक मिनट देना। देखो भैया, डायरेक्ट टैक्स लेविड इस पर, अभी चलो भैया इतना भारी वर्ड नहीं, पहले सिंपल से, अभी क्या बताया था मैंने? डायरेक्ट टैक्स मतलब लगा जिस पर, लगा मिस्टर ए पर, मिस्टर आर पर, जो भी है, क्या भैया नाम नहीं पता, लगा रिंकू पर, मैं उसे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं भैया। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये डायरेक्ट भैया जिस पर तीर मारा उस पे लगेगा। भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया? ऐसे समझाओगे समझ में कैसे नहीं आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कैसे भैया? यहाँ से तीर मारा था किसी और पर, उसने किसी और को बीच में शिफ्ट कर दिया, मतलब भैया उस जिसने तीर मारा उसकी नजरों में तो तीर चले गया, लेकिन भैया उसने शिफ्ट किसी और पे कर दिया भैया। मतलब डायरेक्ट टैक्स यानी कि भैया लगा जिस पर वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगा जिस पर वो शिफ्ट कर देगा इनडायरेक्टली, मतलब कोई तीसरा पर्सन पे करेगा उस टैक्स को। भैया लेविड एंड पेड बाय सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेविड ऑन अनदर पर्सन एंड पेड बाय अनदर। भैया इसका मतलब यानी कि, अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स में क्या मैं अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूँ? नहीं भैया, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। भैया आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकता हूँ? बोझ जो मेरे पे टैक्स का है, क्या वो शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट एजुकेशन इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या वर्ड लेके आया? डायरेक्ट एजुकेशन जो हमने इनडायरेक्ट देखो 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 भैया, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स इसी का एग्जांपल होता। और भैया
सबसे जो मशहूर है, जो तुम्हारे एमसीक्यू में कंफर्म आ सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, वैसे वेट भी बोल सकते हो, बहुत सारे टैक्स होते हैं, ठीक है भैया। क्या यहाँ तक खत्म? बिल्कुल। देखो यहाँ तक तुम्हारा टैक्स खत्म हो चुका है। एक बार इधर 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 लिखना स्टार्ट कर दे, थोड़ा इधर देखा नहीं। एक बार भाई टैक्स की डेफिनेशन नहीं, बहुत पढ़ ली भाई, याद हो गई। नहीं बोल रहा मैं, ऐसे पछता रहे भाई आपने क्यों बोला टैक्स की डेफिनेशन, मैं टैक्स के टाइप पूछ रहा हूँ। सबसे पहला टैक्स का टाइप क्या है? रिग्रेसिव। दूसरा वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। तीसरा कसम थी इधर बोर्ड में देखा हो तो, नहीं देखा। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इनकम के साथ बढ़ता रहेगा। रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है? फिक्स रहेगा फॉर ऑल क्लास ऑफ पीपल, ऑल क्लास। वेट मतलब वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर गुड्स के वेट साइज, उसमें वैल्यू एड से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट क्या होता है? लेविड एंड पेड बाय सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स सीख गए भैया, मार दिया तुमने तीर। उतारो लेते भैया। देखो आगे डायरेक्ट टैक्स पे देखो, मतलब ये लिखवा नहीं रहा, इस पे होमवर्क लिखना। और अच्छी बात है, कसम है। क्या हुआ? अच्छा ना होना है। देखो इधर इधर इधर, कसम है अपने पढ़ाई जो भी है, अगर तुमने नहीं उतारा तो आज ही छूटेगा सब कुछ रिश्ता नाता, आज एकदम तुरंत। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं इतना तो लगाव है नहीं तुम्हारा पढ़ाई से, मैं अपना वो वाला बोल रहा हूँ। हाँ, थर्ड पार्टी से और किसी भी लगाव नहीं है इतना, है ना, जितना थर्ड पार्टी से। यही होता है मुंह माया में। आगे देखो, करना है घर पे, वरना घर पे जाती मैसेज आएगा आज से सब खत्म। अगला आ जाएगा कोई। हाँ ये होना है कॉन्फिडेंस। 12वीं फेल होगी फिर और कुछ नहीं होगा, 12वीं दोबारा करनी पड़ेगी। देखो देखो, इट इज द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय पर्सन। मुझे बताना कौन सा टैक्स है? इधर इधर बाद में देखना डिफरेंस। इट इज द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। इम्पोज मतलब लगना भैया, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड बाय अनदर। ठीक है, इधर लेविड लिखा होता है, उधर इम्पोज भी लिख सकते हैं। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। डायरेक्ट, द बर्डन ऑफ दैट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर। इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है या रिग्रेसिव टैक्स है? प्रोग्रेसिव है, इनकम के साथ साथ। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव। ठीक है, आगे उसको कोई मतलब नहीं है। जीएसटी क्या मतलब? अमीर है गरीब है, ठीक है। तुम उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाओगे, एक बीच में वीडियो आई थी मैं गरीब हूँ, वो आई, क्या करेगा ये? वो डायरेक्ट टैक्स के बाद जाके बोल मैं गरीब हूँ, वो कुछ करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वाला कुछ नहीं करेगा। आगे देखो, अब ये हमें एक एक करके पढ़ना है कि टैक्स रिसिप्ट खत्म हो गया। एक काम कर, इनको टैक्स रिसिप्ट का जल्दी से मुझे जरा तीनों नाम बता दो। तो जब आता नहीं है ना तो क्या फिर से सुन। हाँ ठीक है, बता। प्रोग्रेसिव रिसिप्ट क्या? पीजी विजी नहीं, ये क्या होता है पीजी? सब्जी निकाल दे बता। प्रोग्रेसिव गुड मतलब क्या था? यही तो बोला मैंने। प्रोग्रेसिव टैक्स, उसके बाद रिसिप्ट टैक्स। नहीं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अगला। और वैल्यू टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। और चौथा बताना नहीं। चौथा है तो क्या बस, तो वैसे मैं कंफ्यूज हूँ, ऊपर से आप और तड़का लगा रहे हो, उसमें कंफ्यूजन का। देखो आगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब, देखो नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब भैया ऐसी रिसिप्ट जिससे ना लाइबिलिटी अराइज हुई ना एसेट कम हुई, लेकिन भैया वो टैक्स रिसिप्ट में नहीं आता। भैया आपने टैक्स रिसिप्ट अलग से क्यों पढ़ा है? गवर्नमेंट, अरे
गवर्नमेंट का एक मेजर हिस्सा टैक्स वाला होता है, इसलिए वो अलग से तुम्हें पढ़ना था। नॉन टैक्स रिसिप्ट में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था भैया, क्या इधर से दिखाई दे रहा भैया, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था फीस। फीस मतलब क्या होता है? इसका नाम भी रखना चाहिए था, इसने याद दिला दिया, मैं भूल गया था, गंदा आदमी। देखो आगे भैया, फीस मतलब टाइम पे कभी ना आने वाला फीस। ना ना ना, फीस मतलब क्या होता है भैया? फीस मतलब जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कलेक्टेड फॉर देयर सर्विसेज रेंडर। भैया जो उसने अपनी सर्विस रेंडर करी है ना, जो उसने अपनी सर्विस दी है, उस पर जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। भगवान श्राप ना दे। भैया उसे बोलते हैं फीस। फीस मतलब क्या होता है भैया? ऐसा टैक्स जो, क्या हो गया यार, टैक्स टैक्स बोल के ना, देखो आगे आगे देखो देखो देखो, फीस मतलब भैया ऐसा नॉन टैक्स, ऐसा नॉन टैक्स भैया जो टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है भैया। रिसिप्ट होता है लेकिन टैक्स के बदले नहीं होता भैया। फीस मतलब गवर्नमेंट अपनी सर्विस देती है, बहुत सारी सर्विस होती है गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विस बहुत सारी होती है, और उसके बदले बसेस का वो भैया जो फेयर कलेक्ट, ये भी तो वो फीस ही है भैया जो आपसे चार्ज कर रही है डीटीसी, उसके बदले जो। और भैया गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी तो भैया फीस ही है, क्योंकि भैया वो आपको सर्विस दे रहे हैं। आप ये मत समझना तुम उनसे उनकी स्कूल की टीचर की फीस नहीं होती उससे कलेक्ट फीस, ठीक है, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, गार्ड की भी फीस नहीं बनेगी उतनी भैया। गवर्नमेंट कलेक्टेड फॉर देयर सर्विसेज रेंडर, भैया जो सर्विस वो रेंडर कर रही है उसके बदले जो कलेक्ट करते हैं उसको फीस बोलते हैं, ठीक। आगे क्या पढ़े भैया? और देखो जैसे एक एग्जांपल बोल, ऐसे तो शक्लें बना दे, तो भैया पासपोर्ट फीस होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए जो फीस लगता है गवर्नमेंट बनाती है। और क्या फीस होती है? और क्या होती है भैया? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो फीस लगती है, बर्थ फीस तो नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो फीस लगती है, तो इसके लिए फीस कहाँ होती है? क्या भैया ऐसी गंदी बातें बोल रहे हो, हम ट्यूशन छोड़ देंगे आपसे पढ़ना। ऐसी बात आपने फिर से बोली थी। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था घर को। मैं सो रही, ये कौन सा एग्जाम? ये क्या बात है, बच्चे बिगड़ने लगे यहाँ पे, पूरा प्रैक्टिकल बोलने लग गए। मैंने पहले होम ही सुना, मैं सोच रही ये क्या बात हुई, फिर मुझे लगा जब उसने बोला होम रजिस्ट्रेशन फीस वो सब, ठीक है वो सब। आगे भैया फीस हो गया। अब इसके बाद हमने भैया बहुत सारे पढ़े थे, एक एक करके आते जाते हैं, कुछ छूटे भी होंगे, देखते हैं भैया। भैया फाइन क्या होता है? फाइन मतलब भैया अगर कोई लॉ ब्रेक करता है, यानी कि भैया ये एक पेनल्टी है, पेनल्टी या फिर भैया पनिशमेंट है। कलेक्ट कौन करता है? कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम, किससे कलेक्ट करते हैं? लॉ ब्रेकर। भैया जो लॉ को ब्रेक करता है, लॉ को तोड़ता है, उससे। हेलमेट नहीं लगाना, अब तो खैर बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। क्या एक ही? बहुत सारे का होना, ठीक है। हम तो हमारा एक को तोड़ना। चाइना में तो दो नहीं, चाइना में तो एक है ना। चाइना में तो 2 हो गया है। सही है। तो वहाँ पे बूढ़ों की तादाद बढ़ गई थी ना, फिर कैसा लगता है वहाँ पे बूढ़े बूढ़े दिख रहे, जवान कोई है ही नहीं। देखो आगे भैया, यहाँ तक समझ में आया फाइन क्या होता है? फाइन मतलब भैया ऐसी पेनल्टी या फिर पनिशमेंट जो लगती है उस पर्सन पर जो लॉ को ब्रेक करता है। आगे भैया अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया? एस्टीट। क्या होता है भैया ये एस्टीट? क्या होता है भैया? हमने पढ़ा था भैया, देखो ध्यान से सुनना। एस्टीट, दिल से लगी ना बात? सही लगी ना? मुझे लग रहा था ऐसा कुछ। मतलब क्या होता है इसका? अबे एक्चुअली हमें एक्स लगा देगा। तो बड़े धोखे मिलते हैं, ऐसे काम ही मत करा कर। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, अब हो सकता है। देखो आगे
भैया एस्टीट मतलब क्या होता है, फर्क कैसे पड़ता है मतलब? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो पैसा नेक्स्ट सिंपल है। पागल है, देखो आगे तो छोड़ दे ये सब चक्कर। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ ऐसे बोल रहा नहीं हूँ, मजाक करता हूँ। बेटा, मुझे लग रहा था तूने मजाक नाम करता लिखा हुआ था किसी का छाती पे। मैं वहां पे हूँ। भी है किसी का। मैं वहां पे जब तू नाम लिख रहा था ना, उधर बगल में फोन की रिचार्ज करवाने आया था मैं। तू बोल रहा था नाम हटना नहीं चाहिए, छाती हट जाए, ऐसा मैं सुन रहा था कुछ कुछ। एक नाभि में भी है, नाभि में भी है, एक अंडर नाम में भी और फिर बोला एक्स चीट, ये बोल मैं चीट, ऐसे बोल एक्स चीट। देखो आगे, चलो देखो 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 भैया, एक्स चीट क्या होता है भैया? गवर्नमेंट की ना इनकम होती है, कहाँ से इनकम होती है? कई बार ना ऐसी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी विदाउट ओनर या फिर लीगल ओनर, जो बोलना हो भैया, ऐसी प्रॉपर्टी, इनकम उस प्रॉपर्टी से जो जिसका कोई ओनर ही नहीं है, उसको गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट विदाउट ओनर, विदाउट ओनर। फीस नहीं देना, फीस नहीं देना, फिर तो बोला मन नहीं है पढ़ाने का, कैसे मन होगा? देखो आगे देखो 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 देखो, इसने एक्स की बात कर दी, मेरे दिल से लगी वो बात। मतलब आपका कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मेरी पढ़ाई मेरा एक्स है, धोखा दे दिया पढ़ाई में। देखो आगे, एक्स बोल रहा हूँ, मैंने कब बोला? 12th मेरी एक्स थी। आगे देखो 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 इधर भैया, प्रॉपर्टी विदाउट ओनर मतलब यानी कि जिसका कोई लीगल ओनर नहीं है, था ओनर मर गया, ना कोई संतान नहीं संतान था भैया, उसने वो क्या प्रॉपर्टी का क्या होगा? जो होगा कुछ नहीं पता होता है, क्या पता निकल जाए हमें तो। ऐसे कोई केस वेस कर दे क्या? कितने बुढ़े नहीं नहीं, ऐसे ही मुगल भी नहीं कैसा लगेगा? डॉन है वो, लेकिन भी डायलॉग कहीं पे भी। आगे देखो देखो देखो, चलो भाई मजाक का पार्ट है, नहीं मरेंगे बाबा राम तो, बहुत लोगों का आशीर्वाद है उनके ऊपर। वो उस उम्र में उतना कर लेता है जितना हम इस उम्र में नहीं कर पाते। मैंने मैंने परसों बैट बॉल खेला, मेरी पीठ दर्द करने लगी, पैर दर्द करने, हाथ दर्द करने लग गए। मेरा सुबह से दर्द नहीं गया, मेरा सुबह से क्या 3 दिन से। और वो भी बॉल कौन सी थी? वो गद्दे वाली बॉल होती है, स्ट्रेस बॉल जिसे बोलते हैं, वो वाली थी, स्माइली बॉल। मतलब ऐसा पीठ में दर्द, पैर में दर्द, घर के अंदर इतना दर्द हो गया उसी से। देखो आगे, वो उस उम्र में इतना कर लेते हैं जितना। देखो आगे, आगे देखो, ऐसे भागने से तेरे भी तो ही थी। देखो आगे, गली में लोग लंबे लंबे छक्के जा रहे पागल है, घर के अंदर वो भी स्ट्रेस बॉल वहां से लग के हाथ में आ रही थी। देखो आगे, चलो चलो देखो, एस्टेट मतलब समझ में आया क्या होता है? एस्टेट मतलब भैया प्रॉपर्टी विदाउट ओनर, आपने गवर्नमेंट ने हड़प ली उसकी होगी। अब उसके बाद भैया हमें पढ़ना है स्पेशल असेसमेंट। देखो देखो देखो, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? डी पॉइंट है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट, उधर वो पॉइंट नहीं होगा भैया, इधर वो सारे पॉइंट आते जाएंगे। भैया स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मतलब वैल्यू पता लगाना। आज ना किसी की वैल्यू बढ़ गई किसी प्रॉपर्टी की, भैया टैक्स, या नहीं टैक्स नहीं भैया, पेमेंट मेड बाय प्रॉपर्टी ओनर whose value of property appreciate due to गवर्नमेंट। भैया मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिख देते हैं, गवर्नमेंट ने ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आना था। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बन रहा है, क्या उसके आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी नहीं होगी? अपना मकान है ना, है ना? हाँ, ये थोड़ी पास में हॉस्पिटल, शमशान यहाँ पे था, ये थोड़ी बोलो पास में शमशान गए नहीं गए। ये थोड़ी बात हुई। देखो आगे भैया, हाँ देखो, प्रॉपर्टी मेड बाय, देखो देखो भैया, सपोज करो अगर इधर की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट होती है, क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट की वजह से आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, उनके सामान की, उनके सामान के दंगे हो जाते, मंदिर टूट जाते। तो देखो
एक मंदिर जब टूटता है ना बहुत लंबा जाता है वो। अरे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर जब टूटता है ना, एक टूटा था पहले, उसका कांड अब तक हुआ था, राम मंदिर। बहुत पहले टूटा, बहुत नहीं पहले वहां पे छोटा मंदिर, पता नहीं छोटा था या कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो टूटा हुआ था। अब तो चलो आगे भैया, देखो देखो इधर इधर थिएटर भी है। थिएटर पागल है, मंदिर के अंदर थिएटर, ये बोल रही है। मंदिर के अंदर। हाँ राम जी का दिखाएंगे, अच्छा, करने का ये थोड़ी वहां पे चल रहा है स्टीला की जो कुछ भी। सही वाला करने चलो का आगे देखो 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 भाई देखो मजाक तो बंद। भैया प्रॉपर्टी ओनर पर जो टैक्स लगता है, जिसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भैया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। यहाँ तक क्लियर? उनकी भी टैक्स देना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से। अगर इधर इतना स्ट्रिक्ट होगा तो, वैसे इधर के लोगों को पता भी नहीं हो, बोले हमें क्या करना। चलो आगे देखो। अच्छा अब इसके बाद एक पॉइंट भैया बताने की भी जरूरत नहीं होगी, इनकम फ्रॉम, भैया आप बता ही देते हो। पब्लिक एंटरप्राइजेस, भैया अब पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब रेलवे, और क्या होता है भैया LIC है, इन सब से जो प्रॉफिट होता है वो क्या, वो टैक्स रिसिप्ट है? नहीं भैया, पर है तो फायदा उसका गवर्नमेंट का, रेगुलर बेसिस पर ही होता है। क्या ये देखो आप लोग में। अरे फर्टिलाइजर कंपनी का नाम है, छोड़ को तेरे मतलब नहीं नहीं वो फालतू है। नाम क्या आगे 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 देखो भैया, और कहाँ से होता है? इंडियन ऑयल कंपनी, बहुत सारी कंपनी है उसकी जहाँ से भी प्रॉफिट होता है। उसके बाद भैया लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट, ग्रांट जो उसे मिल जाती है किसी से। कौन सा? अच्छा अब ये देखते हैं भैया, ग्रांट और डोनेशन। भैया ग्रांट और डोनेशन, गवर्नमेंट को ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है। समझ में आया? गवर्नमेंट को ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट क्या भाई छुट्टी कब कर रहे हो आप? कर रहा हूँ। ग्रांट और डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। एक है लास्ट जो हमें भूल गए भैया, क्या? सेल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 2G और एंड 3G। भैया 2G और 3G का स्पेक्ट्रम बेच दिया, लाइसेंस बेच दिया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो आपको मिलता है। ठीक है आगे। अच्छा भैया अब क्या है, बस लास्ट में कैपिटल इससे उसके बाद छुट्टी। कैपिटल इस कसम से देखो, कैपिटल देखो अब हमें पढ़ना है कैपिटल स्क्रिप्ट। कैपिटल स्क्रिप्ट मतलब भैया इसके दो फीचर क्या, दो कंडीशन क्या क्या थी कैपिटल स्क्रिप्ट बनने के लिए? कौन कौन सी थी? लाइबिलिटी भैया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भैया। ऐसे कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्क्रिप्ट। अब भैया कैपिटल स्क्रिप्ट दो कंडीशन हो गई। कैपिटल स्क्रिप्ट में ना हमें बस 3 तरीके का है। सबसे पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, लिखी हुई है तुमने वो सब। सबसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन। हमने सबसे पहली कंडीशन क्या थी जरा बताना तो? रिकवरी ऑफ लोन। लाइबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, हो तो इंक्रीज होनी चाहिए। रिकवरी ऑफ लोन मतलब क्या है भैया? मतलब भैया इसमें तो कम हो रही है। अरे ये वो वाला लोन नहीं है, लोन से रिकवरी कर रहा हूं, यानी कि गवर्नमेंट ने अर्लियर पहले कभी किसी को लोन दिया होगा, दिया होगा लोन दिया होगा, आज वो उससे रिकवरी कर रहा है। रिकवरी का मतलब क्या होता है? वसूल करना, वसूल ना ना ना, मतलब मेन अमाउंट ना। लाइबिलिटी का क्या है? दूसरा पॉइंट क्या था? कंडीशन कितनी थी? 2। एसेट कम, वो मेरा अभी तक क्या होगा? वो मेरा डेटर होगा, जो भी होगा भैया आज उससे रिकवरी होगी, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा। भाई गवर्नमेंट किस किस को लोन देती है? RBI है, और क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर हो सकता है उसका, कोई पब्लिक सेक्टर हो सकता है, और क्या किसी बाहर की कंट्री को भी लोन दे सकती है, किसी को भी भैया ऐसे लोन दे सकती है। तो उससे आज रिकवरी कर ली तो उसकी एसेट कम हो गई, और वो लाइबिलिटी क्या हो? लाइबिलिटी तो कुछ नहीं हो, कैपिटल एसेट। ठीक है, दूसरा भैया उसने बोरोविंग कर ली। बोरोविंग मतलब उधार लेना। भैया उधार लेना
क्या इससे, अच्छा इससे क्या हुआ था, मेरी एसेट डिक्रीज हो गई थी भैया, इससे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भैया। आपको वो बोरोविंग कहाँ कहाँ से लेता है भैया, गवर्नमेंट, हाँ, मे टेक लोन, भैया गवर्नमेंट लोन किस किस से ले सकती है, बोरोविंग मतलब लोन होता है एक तरीके का, भैया गवर्नमेंट किस किस से लोन ले सकती है, आरबीआई से और पब्लिक से, जनता जनार्दन से, है ना, लास्ट भैया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दीन दुनिया से भी अगर लोन लेना हो तो उससे भी ले सकती है, ठीक है। और यही से दे भी सकती है, ऊपर हो सकता है इनसे रिकवरी कर रही हो, ठीक है। अगर भैया इनसे लोन लिया हो वो क्या होगा भैया, उससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट देख के बताना, तो अदर रिसिप्ट है, कुछ नाम भी दे रखा है भैया, लास्ट है अदर रिसिप्ट। अब वो समझाना नहीं चाह रहा, बोल रहा देखो मेन तो दो ही थे, बाकी जो भी होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, अदर रिसिप्ट में आ जाएगा भैया। अदर रिसिप्ट मतलब जो भी लाइबिलिटी बढ़े, एसेट कम हो, इन दोनों के अलावा वो कहाँ पे आ जाएगा, अदर रिसिप्ट में। भैया एग्जाम्पल बताओ तो, इसका एक एग्जाम्पल है भैया डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। भैया पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो उसके शेयर है, जो उसका राइट है, जो उसकी होल्डिंग है, वो क्या कर देती है, सेल कर देती है। किसको भैया, किसी को भी, बाकी बाहर को, ठीक है। वो होता है कहाँ पे आता है, अदर रिसिप्ट में, ठीक है। और तो बस हमें इतना ही तो देखना है, और क्या देखना है, ठीक है। बस भैया हो गया। एक मिनट रुको रुको रुको, एक बार भैया हम देख लेते हैं। अच्छा एक चीज भैया हम यहाँ पे देख लेते हैं, लोन दिया था, लोन की रिकवरी वो तो पता लग गया। एक ना गवर्नमेंट एक स्पेशल इसमें एग्जांपल दे रखा है, जस्ट गवर्नमेंट ना फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है तो गवर्नमेंट लोन देती है किसको, टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एग्जांपल होता है, ठीक है भैया। कैसे देखो, जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल जी भैया, शायद ही कभी मैंने स्टेटमेंट देखी लॉकडाउन में कि वो ऐसा बोले हमारे पास पैसे अप्रोप्रिएट थोड़े हैं। हर बार यही कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, सेंट्रल। अब भैया इंटरनली जो भी बात है, मजाक नहीं उड़ा रहा था, आपने बोला कैसे, मैं जस्ट उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हो सकता है भैया दिल्ली में भैया, क्योंकि सिचुएशन का, और दिल्ली में पॉपुलेशन भी कितनी ज्यादा है भैया, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है भैया पैसे खराब हो, तो भैया क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोन ऑफर करेगी और बाद में उससे रिकवरी कर लेगी। लोन दिया तब तक वो डेटर है भैया, सेंट्रल और स्टेट अलग अलग होते हैं, दोनों डेटर बनते हैं एक दूसरे का, और फिर लाइबिलिटी खत्म भी हो जाते हैं, जो भी है भैया। जा सकती है आरबीआई के पास, पर सेंट्रल गवर्नमेंट रुपए भेजती है ना चलाने के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए आपको। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकती है। नायक मूवी देखी है, उसमें बोलता है आपको आरबीआई लोन दे रहा था, जब इंटरव्यू ले रहा होता है, आरबीआई लोन दे रहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, आपने मना क्यों कर दिया, तब वो बोलता है आरबीआई ने बहुत सारे, ले सकती है, ठीक है। बस हो सकता है आरबीआई कंडीशन लगा ले, आरबीआई गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट तो आपको रोजमर्रा के, जैसे माँ बाप होता है वो रोजमर्रा के रुपए देते हैं, अब अगर आपको उससे ऊपर चाहिए तो आपको फिर लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक भैया हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक। आज भैया आज के लिए यहाँ तक इतना काम।